नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रेड डील पर राहुल का ट्रंप को संदेश, बराबरी पर बात करे अमेरिका। देश बेचने वाले बयान पर टकराव, किरेन रिजिजू देंगे राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन नोटिस। योगी सरकार का ऐतिहासिक 10वां बजट पेश, बिना नए टैक्स के विकास पर जोर। 2016 के नाबालिग दुष्कर्म केस में बरी हुए गोवा के मंत्री अतानासियो मोंसेरेट। और बांग्लादेश में कल ऐतिहासिक चुनाव, सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 6 गुना बढ़ा दिया है। पहले ये 3% था, जो अब बढ़कर 18% हो गया है। उन्होंने कहा कि हालिया व्यापार समझौते में भारत को पर्याप्त लाभ नहीं मिला है। फरवरी की शुरुआत में हुई ट्रेड डील में ट्रंप ने शुल्क 25 से घटाकर 18% किया था। साथ ही रूसी तेल पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क भी हटाए गए हैं। राहुल ने कहा है कि भारतीय डेटा वैश्विक अर्थव्यवस्था में बेहद अहम संपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने बातचीत में भारत का पक्ष कमजोर रखा है। राहुल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन बेहतर ट्रेड डील कर सकता है। उन्होंने 3 शर्तें रखने की भी बात कही, जिसमें बराबरी का व्यवहार शामिल था। दूसरी शर्त ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा से जुड़ी थी। तीसरी शर्त किसानों के हितों की सुरक्षा थी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को भी अपने किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सरकार ने गरीब किसानों को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय कपड़ा उद्योग गंभीर संकट में है। राहुल ने चेतावनी दी है कि डॉलर की मजबूती के लिए भारत को डेटा को समझना होगा। भारत को दबाव में नहीं, सम्मान के साथ बातचीत करनी चाहिए। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिला है। राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सरकार पर भारत के हित बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में समझौता किया है। राहुल ने दावा किया है कि अब अमेरिका तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदेगा। उनके भाषण के बाद सदन में भारी हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष ने उनके आरोपों को गलत बताया। राहुल ने सरकार की आर्थिक और विदेश नीति पर भी तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा नीतियों से किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी भारत को बेचने या खरीदने की बात सोच भी नहीं सकता। रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गंभीर आरोप लगाने से पहले नोटिस देना जरूरी होता है। रिजिजू ने राहुल पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि राहुल अपने आरोपों को साबित करें। संसदीय नियमों का पालन हर सदस्य के लिए जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार है जब किसी सरकार ने लगातार 10वां बजट प्रस्तुत किया है। यह देश की सबसे बड़ी आजादी वाले राज्य का बजट है, जिसमें किसान, युवा और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की छवि पूरी तरह बदल चुकी है। बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान रखी गई है। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इन वर्षों में प्रदेश पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सीएम योगी ने बताया है कि नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक राशि नए निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगी, जिससे रोजगार और बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ ही वास्तविक विकास की गारंटी है। यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसान केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास में भी भागीदार है। सरकार ने कर चोरी पर सख्ती कर राजस्व व्यवस्था को मजबूत किया है। अंत में योगी ने यह भी कहा है कि यह बजट हर वर्ग को सशक्त करने वाला संतुलित बजट है। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में बेटियों के लिए खासतौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्राएं हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार, यानी स्मार्टफोन, आपका जो है टैबलेट के साथ, स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दिव्यांगजन कल्याण के अंतर्गत स्कूल में या कोई ट्रेनिंग ले रही दिव्यांग छात्रा के लिए ई ट्राईसाइकिल यानी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर
डीडीआरसी की स्थापना हो, दिव्यांग जनों के लिए उनके नजदीक के सेंटर में ही कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए स्क्रीनिंग और उपकरण वितरण हो सके, उनको ये सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। गोवा की विशेष अदालत ने भाजपा विधायक और मंत्री अतानासियो मोंसेरेट को नाबालिग दुष्कर्म मामले में बरी कर दिया है। यह मामला करीब एक दशक पुराना था, जो 2016 में दर्ज हुआ था। मोंसेरेट के पास राज्य के राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। विशेष न्यायाधीश इरशाद आगा ने सभी आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया है। अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयान पर आधार पर यह फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। अंत में कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं माना। गोवा पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शुरुआती जांच में मामला गोवा चिल्ड्रंस एक्ट के तहत दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में ऑसिफिकेशन टेस्ट में उसकी उम्र 16 साल से अधिक पाई गई। इसके बाद केस आईपीसी की धाराओं के तहत ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के दौरान कुल 40 गवाहों से पूछताछ हुई। 2022 में मोंसेरेट भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में गुरुवार को 300 संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा। ये 2024 के बड़े जन आंदोलन के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव है, जिसने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को गिरा दिया था। करीब 12.7 करोड़ मतदाता कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल 1981 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। संसद में 300 सदस्य सीधे चुने जाएंगे, जबकि 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से होगा और संसद का कार्यालय 5 साल का रहेगा। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का भरोसा दिलाया है। वही पहली बार विदेश में रहने वाले बांग्लादेशी पोस्टल वोटिंग से मतदान कर सकेंगे। लगभग 500 अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक चुनाव पर नजर रखेंगे। मतदान के साथ ही संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह भी होगा। इसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय सीमित करने समेत कई बड़े बदलाव पर वोट पड़ेगा। नई सरकार के सामने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की चुनौती होगी। करीब 50 लाख नए युवा मतदाता इस बार पहली बार वोट डालेंगे। 17 साल बाद लौटे बीएनपी नेता तारिक रहमान प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार अनिल कपूर 69 साल की उम्र में एक बार फिर एक्शन अवतार में लौट रहे हैं। उनकी नई फिल्म सूबेदार का धमाकेदार टीजर आज रिलीज हो गया है। टीजर की शुरुआत अनिल कपूर और फैजल मलिक के इंटेंस सीन से होती है। इसमें दिखाया गया है कि कई घटनाएं अनिल कपूर को अंदर ही अंदर उबालती रहती हैं। शुरुआत में वो अपने गुस्से को काबू में रखते दिखते हैं, लेकिन अंत में उनका सब्र टूट जाता है और वो फुल एक्शन मोड में नजर आते हैं। टीजर से साफ संकेत मिलता है कि फिल्म का बैकग्राउंड बुंदेलखंड पर आधारित होगा। टीजर में अनिल कपूर की आवाज में बुंदेलखंडी डायलॉग लला हमसे ना भिड़ियो भी सुनाई देता है, जिसका मतलब है कि बेटा हमसे टकराने की कोशिश मत करना। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी घोषित कर दी है। सूबेदार 5 मार्च को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। अभी तक फिल्म की पूरी कास्ट और कहानी का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि टीजर देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अनिल कपूर का यह नया अवतार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा एक बार फिर दुनिया के नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सैम अयूब को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। कोलंबो में ओमान के खिलाफ मुकाबले में रजा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 1 विकेट लिया और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। जिम्बाब्वे ने यह मैच 8 विकेट से जीता था। इस प्रदर्शन का सीधा फायदा उन्हें आईसीसी रैंकिंग में मिला। रजा इससे पहले भी पिछले साल नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुके हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने जबरदस्त छलांग लगाई है।
उन्होंने यूएसए के खिलाफ 73 रन की शानदार पारी खेली और 4 स्थान ऊपर आकर तीसरा स्थान हासिल किया है। उनकी रेटिंग अब 769 है और अब उनकी नजरें नंबर 1 पर टिकी है। फिलहाल भारत के अभिषेक शर्मा 908 रेटिंग के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के फिट सॉल्ट दूसरे स्थान पर है, जबकि जोस बटलर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। टॉप 10 में भारत के तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव भी शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच से पहले बड़ा फैसला लिया है। कप्तान मिचेल मार्श ग्रोइन इंजरी के कारण मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ओपनर ट्रेविस हेड टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मार्श की चोट को देखते हुए अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को स्टैंड बाय खिलाड़ियों के तौर पर बुलाया है। स्मिथ जरूरत पड़ने पर श्रीलंका जाकर टीम से जुड़ेंगे। यह फैसला टीम की मजबूती बनाए रखने के लिए लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि ट्रेनिंग के दौरान मार्श को ग्रोइन इंजरी हुई थी। स्कैन में टेस्टिकुलर ब्लीडिंग की पुष्टि हुई है, जिसके कारण उन्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टरों की मंजूरी के बाद ही उनकी वापसी संभव होगी। वहीं टीम के पास आयरलैंड मैच के लिए सिर्फ 12 फिट खिलाड़ी उपलब्ध थे। पैट कमिंस पहले ही बाहर है और जोश हेजलवुड का रिप्लेसमेंट भी अभी तक नहीं जुड़ा है। स्टीव स्मिथ ने आखिरी T20 इंटरनेशनल 2024 में खेला था, लेकिन हालिया बिग बैश लीग में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।